जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं 5 जनवरी के सॉल्यूशन में। ठीक है, आज आपका सॉल्यूशन थोड़ा सा डिले जा रहा है, लेकिन कल से फिर से अपने टाइम पे ही सॉल्यूशन आपको प्राप्त होगा। आज का पहला क्वेश्चन है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो वह संख्या क्या होगा। ठीक है, ध्यान देंगे कि 75% को आप कैसे लिख सकते हैं, 3/4। ठीक है, और 3/4 तो क्या क्या रहा है कि 75% में 75 जोड़ते हैं तो संख्या कितनी होगी। तो बताइए कि ये जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है यही आपकी 75% हो जाएगी, और नीचे वाला संख्या जो है वो 4, ये क्या हो जाएगा, ये टोटल वैल्यू। तो इसमें आप कितना जोड़ रहे हैं, 1। तो 1 जो बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, 75 के। यानी 1 बराबर है 75 का, और टोटल कितना है 4, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 300 के। ये तो था, ये आप अगर शॉर्टकट अप्रोच रखते हैं तो ऐसे बना लेंगे। बाकी अगर जिसको बेसिक से देखना हो तो ये भी कर सकता है कि संख्या मान लेगा x का 75% प्लस 75 बराबर वो संख्या खुद प्राप्त हो जा रहा है, तो वो संख्या कितना है, x। तो ऐसे अगर सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू कितना आएगा, 300। तो दोनों तरीके से वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 10.125 इंटू 0.01 को डिवाइड किया गया किससे, 0.5 इंटू 0.005 से। तो पूछ रहा है कि क्या होगा। तो मुझे लगता है कि ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ध्यान देंगे, अगर ऐसे प्रश्न हो तो सबसे पहले आप डेसिमल देख लीजिए। इसमें टोटल 3 संख्या के बाद यहाँ 2 संख्या के बाद गुणा कीजिए, यानी टोटल 5 संख्या के बाद ऊपर में डेसिमल है, और इसी तरीके से 3 संख्या के बाद यहाँ और 1 संख्या के बाद यहाँ, यानी टोटल 4 संख्या के बाद नीचे डेसिमल है। ठीक है, तो डेसिमल से डेसिमल कटाइए, यानी 4 अंक तक डेसिमल ऊपर से खिसकाइए नीचे वाले की तरफ से। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 40.5। ये आपके ऑप्शन में है ही नहीं, तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि सही आंसर ये नहीं है, सही आंसर यही है। ठीक है, हो सकता है मिसप्रिंट हुआ होगा जो टाइप कर रहा होगा उससे। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे 1 1 1 1 5 टाइम्स दिया हुआ है, नीचे 2 दिया हुआ है। ठीक, और फिर प्लस 1 0 0 0 1, और फिर नीचे 2 दिया, फिर दिया हुआ है 1 0 1 1, नीचे 2 दिया। तो आप बाइनरी और डेसिमल और का नाम सुना होगा आपने। ठीक, तो अगर ये नीचे 2 दिया है तो ये बाइनरी है, अगर यहीं पे नीचे 10 देता है डेसिमल हो जाता है, 6 देता हेक्सागोनल हो जाता है। ठीक, तो 8 देता ऑक्टागोनल हो जाता है। तो ये बाइनरी और डेसिमल को कैसे बनाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जिस तरह से दिया हुआ है उसको ऊपर नीचे अरेंज कर लीजिए, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हैं मैंने किया हुआ है। ठीक है, तो 1 1 1 1 लिख दिया, फिर नीचे जो संख्या दिया उसको। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा डिफरेंट चीज क्या है कि जैसे हम नॉर्मली 1 और 1 जोड़ते हैं तो कितना होता है, 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 1 1 जोड़ने पे कितना होता है, 10। कितना होता है, 10। ठीक है, और अब देखिए वही काम मैंने यहाँ पे किया, 1 और 1 जब आप जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 11। 11 का 1 आपने यहाँ रख लिया और 1 आ गया यहाँ पे कैरी। ठीक है, कितना आ गया, 1 कैरी। अब देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 1 1 जोड़ने पे 10 हो जाता है, 10 और 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 11। 11 का 1 कैरी हो गया 1, यानी हासिल 1। अब देखिए यहाँ पे एक हासिल वाला 1 और एक ये वाला 1, 1 1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 10, और यहाँ नीचे कुछ दिया नहीं है तो 10 का 0 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इसी तरीके से अब 10 का 0 रख दिया तो 1 कैरी रहा, तो 1 कैरी और ये 1 दोनों जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 10, और 10 और 1 जोड़िएगा तो 11, 11 का 1 हो गया। अब फिर यहाँ पे आइए 1 कैरी, तो 1 1 जोड़िएगा 10, और 10 और 1 11, तो 11 पूरा का पूरा लिख दिया जाएगा। तो ये तरीका होता है आपको बाइनरी को जोड़ने का। ठीक है, तो बाइनरी को आप इस तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो 4 प्रश्न देखिए क्या है कि आपको सिंपली इसको जोड़ देना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे 2.75 और 3.78 को जोड़िएगा तो आंसर हो जाएगा 6.53। ठीक, तो ये बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 क्या है कि 23 अंकों की पूर्ण वर्ग वाली संख्या के वर्गमूल कितने अंक होंगे। तो इस तरह के 2 प्रश्न आपको मिल सकते हैं। ध्यान देंगे कि क्वेश्चन यही रहेगा कि जैसे आप ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या रहेगा कि 23 अंकों की पूर्ण वर्ग वाली संख्या। तो 23 कैसी संख्या, विषम संख्या। तो यहाँ पे 2 तरीके का प्रश्न कैसे बनेगा कि एक बार सम संख्या दे देगा और सेम आगे का पैटर्न यही रहेगा, जैसे दे देगा कि इन अंकों की पूर्ण अंक वाली संख्या के वर्गमूल कितने हैं। तो इन की जगह पे अगर सम रहेगा तो दूसरा हो जाएगा, और विषम रहेगा तो तरीका दूसरा हो जाएगा। जैसे इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है, देखिए क्या लिखा है उससे हम पढ़ते हैं और मेरे साथ साथ आप ध्यान दीजिएगा। यदि एक पूर्ण वर्ग
n अंक का है और n सम संख्या है, अगर n क्या हो, सम संख्या हो, तो उसके वर्गमूल की संख्या कितनी हो जाएगी, यानी उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो उसका ठीक आधा, यानी कि अगर 24 संख्या है तो वर्गमूल की संख्या कितनी हो जाएगी 12, अगर 36 है तो कितना हो जाएगा 18, अगर 40 है तो कितना हो जाएगा 20। आगे देखिए क्या लिखा है, जबकि n विषम संख्या है तो उसके वर्गमूल का अंक n+1 हो जाएगा, यानी जैसे मान लीजिए हमारे प्रश्न में दिया था कि 23 अंक की संख्या, तो 23 क्या है विषम, तो क्या करेंगे 23 + 1 बटे 2, यानी कि 23 + 1 कितना हो गया 24, 24 बटे 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 24 बटे 2 12 हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो गया आपका 12। उसी तरह से अगर 25 दिया होता है तो 25 + 1 बटे 2 करते क्या हो जाता है 13, अगर 45 दिया होता है तो 45 + 1 बटे 2 करते क्या हो जाता, तो 45 और 1 46, 46 बटे 2 करते तो क्या होता 23 हो जाता। तो ये तरीका था, आप इसे जरूर नोट करके रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 क्या है कि दो संख्या a और b का मस 1 है तथा a + b और a - b का मस क्या होगा। अब ध्यान देंगे कि इस प्रश्न को भी अगर आप अपने ऑप्शन से जाते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। अगर बेसिक्स से अगर जानना होगा तो आप मुझे इस प्रश्न को व्हाट्सएप करेंगे, मैं इस प्रश्न को आपको बेसिक से भी बता दूंगा। देखिए ऑप्शन से कैसे ट्राई करते हैं, कह रहा है कि दो संख्याओं का मस क्या है, दो संख्याओं का मस 1 है, इसका मतलब एक बात तो तय है कि जो दोनों संख्याएं रही होंगी वो दोनों संख्याओं में से क्या रहा होगा, अभाज्य, लास्ट तक जाकर के वो एक दूसरे से कटने वाली संख्या नहीं रही होगी। और हमारा वो ऑप्शन भी उसी तरह का दिया, 1, 1 या 2, 2 या 3, 2 या 5, तो इस तरीके का संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें से किसी का भी मसा निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, लेकिन एक यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया, मसा 1 है तथा a + b और a - b का मसा क्या होगा, तो इसको अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि यदि m के पावर n और n के पावर m 800 हो तो n/m का मान क्या होगा, यही है ना। तो इस तरह का प्रश्न जब भी आपको दिया हो तो क्या करें कि आप उसे फैक्टराइज कर दीजिए, उसको तोड़ दीजिए, जैसे 800 से 2 से भागा दिए, यानी ऐसे तोड़िएगा तो ये फैक्टर में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक। अब इसको आप लिख दीजिए पावर के तौर पे, जैसे यहाँ 2 की संख्या कितनी है 5 बार है तो 2 के पावर 5, और 5 की संख्या कितनी है 2 बार है तो 5 के पावर 2 कर देंगे। जब ऐसा करेंगे तो आप देखिए कि आपके जो क्वेश्चंस पूछ दिए हुए हैं कि m के पावर n और n के पावर m, तो यहाँ ठीक उसी तरीके से है, जैसे 2 के पावर 5 आ गया और 5 के पावर 2 आ गया। इसको अगर हम m मानते हैं 2 को तो m के पावर n हो गया, और अगर ये 5 हमने n मान लिया तो n के पावर देखिए m हो जा रहा है, यानी कि n का वैल्यू 5 और m का वैल्यू कितना हो गया 2, और यही तो हमसे n/m पूछा हुआ है तो कितना हो जाएगा 5/2, यानी हमारा आंसर 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 5/2 अगर ऑप्शन में दिया है तो ठीक है, 2.5 भी दिया रहेगा तो भी चलेगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 8, ठीक। प्रश्न संख्या 8 क्या है कि किसी स्कूल में 372 विद्यार्थी हैं तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता। तो देखिए ऐसे इस प्रश्न में क्या है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात कौन सा नहीं हो सकता, जिससे ये संख्या पूरी नहीं कट सकती है, वो अनुपात नहीं होगा, ठीक। तो जैसे 1 और 11 इन दोनों को जोड़ करके भाग दीजिएगा 372 में तो कट जाएगा, 1 और 3 जोड़ करके भाग दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, 5 और 1 जोड़ करके दीजिएगा तो पूरा कट जाएगा, ठीक। लेकिन 3 और 8 जोड़िएगा तो 11 होगा, और 11 पूरा 372 में भाग नहीं लगेगा, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। अगला प्रश्न है, एक बेईमान ग्वाला क्रैमुल पर दूध बेचने का वादा करता है, 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना चाहिए। तो 25% लाभ कमाने के लिए उसे कितना प्रतिशत पानी मिलाना चाहिए, छोटे तौर पे समझिए, अगर 100 है, ठीक, क्या है 100 रुपए का उसने 100 लीटर दूध खरीदा है, उसको 25 रुपया ज्यादा कमाना है, कितना रुपया ज्यादा कमाना है 25 रुपया, ठीक। लागत लेकिन अगर उसका 100 रहेगा तभी ना, तो वो कितना पानी मिला देगा, तो 25 लीटर और ज्यादा पानी मिला देगा, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 10, यदि sin x माइनस cos x बराबर 2√2 cos x हो तो cot x का मान क्या होगा। हमने पहले भी आपसे ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा में कहा है कि आपको जिस टर्म में आपसे प्रश्न पूछे उसी टर्म में अपने प्रश्न को
ले जाने का प्रयास कीजिए, तब जाके आपका आंसर जल्दी आ सकता है। जैसे हमसे यहाँ पे किस टर्म में पूछा, कॉट एक्स के टर्म में, तो जो हमें प्रश्न दिया उसको कॉट में बदलने के लिए कोशिश करेंगे। पहला प्रयास हमारा यही होगा। एक बात बताइए, आपके यहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया और इधर कॉस एक्स दिया, अगर मैं ऐसा करूं कि इधर कॉट एक्स हमें मिल जाए तो हमारा पहला टारगेट तो पूरा जरूर हो जाता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या किया, दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर दिया। तो जब दोनों तरफ अगर हम cos x से डिवाइड कर देंगे, किसे, दोनों तरफ cos x से डिवाइड कर देंगे तो साइन बटा cos क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा, cos cos कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहां भी cos cos कैंसिल हो जाएगा। ठीक, इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान देंगे यहां पे कि साइन x बटा में cos x क्या होता है, तो साइन x बटा cos x होता है tan x, क्या होता है, tan x, और tan x बराबर क्या आ जाएगा, ये कटा तो 1 और ये √2, तो आ जाएगा 2 + 1, इतना आ गया। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है कि cot x क्या होगा, तो tan को cot में बदलिएगा तो 1 क्या कीजिएगा, cot कीजिएगा, tan बदल जाएगा ऐसे में। तो एक बात बताइए कि अब cot x में बदलना हमें, तो क्या करेंगे, 1/tan करेंगे, tan का वैल्यू तो हमें पता है। अब यहां से हमें मिला tan बराबर √2 + 1, यही मिला। हमें cot में बदलना है अगर इसको, तो हमें क्या करना होगा, 1 अगर tan कर देते हैं तो ये भी इधर वाला भी डेटा हो जाएगा, √2 + 1 क्या हो जाएगा, √2 + 1। अब देखिए √2 + 1 हो जाएगा, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो ऑप्शन नहीं है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, तो इस स्थिति में हम अपने इसको बदलने का प्रयास करेंगे। तो रेशनलाइजेशन कीजिएगा, तो √2 - 1 और √2 - 1 का रेशनलाइजेशन कीजिएगा, तो ये नीचे वाला कट जाएगा, ऊपर वाला जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जो प्लस करा है मैंने वो ये यहाँ पे माइनस है, ध्यान दे लीजिएगा इस चीज़ को, या फिर यहाँ पे tan x ही देगा उस स्थिति में। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। अगला प्रश्न है कि यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण, और क्या दिया, यदि अल्फा और बीटा पूरक कोण है और तो cos x अल्फा बराबर 5/3 दिया है, तो इस स्थिति में साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा का मान बताइए। ठीक है, एक बात आपको याद होगा, एक ट्रायंगल बनने के लिए क्या चाहिए, तो एक ट्रायंगल बनने के लिए तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। ठीक, अब इसमें देखिए क्या कर रहा है कि दो कोण अल्फा और बीटा हैं, अल्फा बीटा, आप किसी को अल्फा मानिए किसी को बीटा मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। ये दो पूरक कोण है, अल्फा और बीटा आपस में कैसे कोण है, पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए और समपूरक का 180 होना चाहिए। तो ये और ये अगर 90 हो गया मिला करके, तो तीसरा कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब एक बात तो तय हो गया कि जो हमें त्रिभुज मिल रहा है वो समकोण त्रिभुज मिल रहा है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज मिल रहा है तो आपको साइन कॉस टेन कॉट कोई भी सेट करना होगा तो कर सकते हैं, क्योंकि लंब कर्ण और आधार हमें मिल गया और इन्हीं से हमारे जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो बनते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए कि अब आपके प्रश्न में दिया हुआ है cos x अल्फा बराबर 5/3। cos x का फॉर्मूला लंब कर्ण के टर्म में क्या होता है, तो कर्ण बटे लंब होता है। अब यहां पे हमने रख दिया कर्ण का मान और लंब कौन सा होगा ये डिसाइड करना होगा। एक बात बहुत लोग यहां कंफ्यूज करते हैं कि वो सामने वाले इसी को लंब समझ जाते हैं और इसको आधार समझ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ध्यान देंगे कि हमेशा क्या ध्यान देंगे कि हमेशा जो एंगल दिया हुआ, मान लीजिए अगर बीटा दिया हुआ है, मान लीजिए अगर बीटा पूछ रहा है तो बीटा के सामने वाला लंब होगा और बीटा के सामने कौन है, बीसी है। ठीक, अगर मान लीजिए कि आपसे अल्फा के रिस्पेक्ट में बात पूछे, किसके रिस्पेक्ट में, अल्फा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो अल्फा के सामने 3 है तो ये लंब हो जाएगा। ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप फिक्स कर देंगे कि ये लंब होता है और ये आधार होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। लंब और आधार कभी फिक्स नहीं होते, वो वेरिएबल होते हैं, किसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक, तो अब आइए यहां से प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। कॉसेक अल्फा बराबर 5/3 दिया, ये हमने मान लिया अल्फा एंगल, तो इसके सामने वाला होगा लंब, इसके साथ वाला होगा आधार और ये कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। ठीक, तो कॉसेक अल्फा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण तो हमने 5 रख दिया, लंब तो लंब सामने वाला होगा क्योंकि अल्फा यहां लिया है। ठीक, और सामने वाला ही लंब होता है, यहां लंब रख दिया। इसके सहारे अब एक बात बताइए कि आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो उसके सहारे आप यहां पे आधार का वैल्यू 4 निकाल लिए। ठीक, अब सारे वैल्यूज आपको मिल चुके हैं। अब आपको करना क्या है, सिर्फ तो दिया साइन अल्फा,
तो अल्फा ये वाला एंगल है, साइन अल्फा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब और कर्ण और आधार के टर्म में, तो होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण 3/5 हमने रख दिया। आगे पूछा कॉस बीटा, तो अब ध्यान देंगे ये कॉस बीटा पूछा तो ये वाला एंगल अब लेंगे, ठीक। तो जिस एंगल का नाम दिया होगा वही एंगल आप कैरी करेंगे, कॉस बीटा। तो अब सामने वाला तो लंब हो गया, लेकिन कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला, और लंब कौन सा हो जाएगा, इस ये, यानी बीटा के लिए लंब 4 हो जाएगा और आधार 3 हो जाएगा। तो आधार बटे कर्ण होता है 3/5 हमने रख लिया। फिर आगे दिया हुआ है कॉस अल्फा, तो अब ये अल्फा वाला एंगल लेंगे, कॉस अल्फा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो सामने वाले तो लंब हो जाएगा, ये रहा आपका आधार, तो आधार बटे कर्ण हमने ट्राई करा यहाँ पे, ठीक। इसके बाद दिया हुआ है साइन बीटा, तो अब बीटा यहाँ एंगल है, तो सामने वाला लंब कितना हुआ 4, तो हमने यहाँ पे ऊपर 4 रखा और कर्ण होता है 5 रखा। आप कैलकुलेट करिएगा तो -7/25 आएगा, जो आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। 12 प्रश्न संख्या वर्गमूल निकालने के लिए दिया है, तो आपको वर्गमूल निकालना भी आता होगा, नहीं आता होगा तो यहाँ मैंने बता भी दिया, जिसका आंसर कितना आएगा 428। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। अगला प्रश्न है कि समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 मीटर दी गई है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 मीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। यहां से आप एक कोशिश अगर कर लें, आपको एक फॉर्मूला याद भी होगा कि समचतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, दोनों विकर्ण दिया हुआ है तो 1/2 d1 × d2, यानी पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, आंसर आ जाता है। लेकिन एक ही विकर्ण दिया, दूसरा तो दिया नहीं है। लेकिन हाँ, एक फायदे की बात यह है कि भुजा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है। और एक बात आपको पता भी होगा कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। तो जब 90 डिग्री पे काटते हैं तो देखिए, तो ये यहां ध्यान दीजिएगा, तो ये इस तरह का एक फोटो बन जाएगा। अब इस तरह का फोटो बनने का मतलब क्या, कि एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। देखिए तो इस तरह का, तो जब समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये 18 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो ये निकाल सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो ऐसे करके निकालिएगा तो इसका मान आ जाएगा 24, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा 24, ठीक। तो इसका मान जब 24 आ गया तो एक बात बताइए कि इतना वाला आधा वाला जो मैं अभी डार्क कर रहा हूं ये 24 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इधर भी बराबर ही होगा, तो 24 इधर और 24 इधर। तो आपको पहला विकर्ण भी मिल गया और दूसरा विकर्ण भी। पहला विकर्ण 36 दिया हुआ तो वो मिला आपको, और दूसरा विकर्ण आपने 24 निकाल करके 48 जो किया वो मिला आपको। तो आपको दोनों विकर्ण मिल गए। अब पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण का फॉर्मूला लगाइए और यहां से आपका आंसर हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला प्रश्न है 14। ए किसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है, वह 15 दिन कार्य करता है, कौन, ए। फिर बी अकेले शेष काम को 30 दिन में करता है, कितने दिन में, 30 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में खत्म करेंगे। अब पहले तो देखिए हमें करना क्या होगा इस प्रश्न में, कि सबसे पहले मुझे पता करना होगा कि बी अकेले वो काम कितने दिन में कर लेगा। तो ये अभी पार्ट आप ध्यान नहीं देंगे, इधर जो मैंने हिंट में लिखा है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या हिंट में लिखा हमने, कि ए पूरा काम करता तो 60 दिन लेता, ए 15 दिन काम कर लिया, तो कितना काम कर लिया ये पहले बता दीजिए आप। तो क्या करेंगे, कितना दिन काम किया, 15 दिन। टोटल काम कितने दिन का था, 60 दिन, और जो टोटल होता है वो हमेशा बेस में जाएगा, ठीक है। यानी कि ए ने कितना काम कर लिया, तो 1/4 काम ए ने समाप्त कर लिया। यानी अगर टोटल काम 4 था तो उसमें से एक हिस्सा काम समाप्त कर लिया उसने, ठीक है। यानी अभी भी 3 काम बचा हुआ होगा, यानी 3 हिस्सा काम बचा हुआ है। और उसी 3 हिस्से काम को करने में, क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि शेष काम को करने में बी को 30 दिन लगता है, तो 3 हिस्सा काम करने में अगर इसको 30 दिन लगता है, ठीक है, और टोटल काम कितना है 4 हिस्सा, तो एक हिस्सा करने में इसको 10 दिन लगेगा, ठीक है, और 4 हिस्सा करने में गुणा कर दीजिएगा, 4 × 10 तो 40 दिन लगेगा। यानी बी की क्षमता कितनी है, तो बी अगर अकेले काम करता तो 40 दिन लेता, ए अकेले काम कर रहा है तो 60 दिन। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि ए अकेले करेगा 60 दिन लेगा, बी अकेले करेगा 40 दिन लेगा, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो यही क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। और जो टोटल वर्क होगा तब तो आप सब कुछ अब बना लिया। कह रहा है कि दोनों एक साथ काम करें तो कितना दिन समय लेंगे, तो टोटल वर्क हुआ 120, नीचे वाला 5 अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, टोटल वर्क कितना हुआ 120, ठीक है। अब बताइए कि 60 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में 2 काम, उसी तरीके से 40 दिन में 120 काम करता है तो एक दिन में 3 काम, यानी एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं, तो 5 काम। और टोटल काम कितना करना है इनको 120, तो
कितना दिन लगेगा इनको, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24 दिन, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 24 दिन। ठीक है, तो यही आपका यहाँ पे 24 दिन हमने आंसर लिखा है। ठीक है, ये काम आपको मन में करना होगा। ठीक है, उतना समझदार बनना पड़ेगा, तब जाकर के शॉर्ट में इतने में ये आंसर बनेगा। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 15 की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि क्वेश्चन में दिया 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 तक है का योग 55 आ रहा है, तो पूछ रहा है कि 6 + 12 + 18 + 24 डॉट 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 60 का मान कितना होगा। तो देखिए कुछ किया नहीं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो नीचे वाला जो लाइन लिखा हुआ है उसमें से अगर आप 6 कॉमन ले लीजिए तो सेम ऊपर वाला लाइन बचेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऊपर वाला इसको सम करने पे वैल्यू कितना है 55, और 6 कॉमन ले लिया तो वही बचा, तो 6 × 55 कर दीजिएगा तो आ जाएगा 330, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। अगला प्रश्न देखिए क्या है, और ये अच्छा प्रश्न है। ठीक, इसलिए अच्छा है क्योंकि इस तरह के प्रश्न के अभी ट्रेंड बने हुए हैं आपके एग्जाम में। दिया कि 2x + 2/9x बराबर 4 है, तो 27x³ + 1/27x³ का मान क्या होगा। ठीक, हमने आपसे पहले भी कहा है कि देखिए फॉर्मेट जैसा आपसे ट्रिगो और अलजेब्रा में जानना चाहता है, ठीक उसी फॉर्मेट पे अपने प्रश्न को सेट कीजिए, क्योंकि ट्रिगो और अलजेब्रा के प्रश्न सीधे सीधे नहीं दिए जाएंगे। ठीक, अब आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 27x³ + 1/27x³ का मान कितना होगा, यानी सीधा सीधा अगर आप इसको नॉर्मल फॉर्मेट पे लाइएगा, यानी x + 1/x के फॉर्मेट पे लाइएगा, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा। और ये आपको फॉर्मेट कहां से लाना होगा, तो जो प्रश्न दिया उससे, यानी इससे ऐसा बनाना होगा। ठीक, क्योंकि इसी का जब आप क्यूब कीजिएगा 3x + 1/3x का, तो इतना आएगा, और ये जब तक नहीं कर पाइएगा ये वाला आप, तब तक आपका आंसर आएगा नहीं, और ये वाला करने के लिए आपको यहां पे जाना पड़ेगा। ठीक, और वही काम हमने इस प्रश्न में किया है। देखिए क्या, और इसके लिए आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ यानी बराबर के दाएं साइड भी और बाएं साइड भी। ठीक, जैसे हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि 2x + 2/9x बराबर 4। ठीक, और हमें कैसा बताना है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमें ऐसा बनाना है। ठीक, क्यों, क्योंकि हमको यहां प्रश्न से हिंट मिल गया है कि हमको ऐसा बनाना पड़ेगा। ठीक, और इतना बात आपको भी सोचना पड़ेगा। हमने यहां से क्या किया कि 3/2 से इसमें गुणा करा दिया, तो अगर 3/2 से इसमें गुणा कराएंगे तो बराबर के इधर भी 3/2 से गुणा कराना पड़ेगा। हमने इधर भी 3/2 से गुणा करा दिया। ठीक, तो आप एक चीज ध्यान देंगे, जब 3/2 से गुणा कराएंगे तो इसका 2 और इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3x, बचा 3x। उसी तरीके से जब इससे इसमें गुणा कराएंगे, क्योंकि दोनों में गुणा कराएंगे ना, तो इसका 2 इसके 2 को कटा देगा, इसका 3 इसके 9 को कटाएगा 3 बार में, तो आ जाएगा नीचे 1/3x। ठीक, और जब नीचे 1/3x आ जाएगा, फिर इधर भी 3/2 से गुणा कराएंगे, तो इधर 3/2 से गुणा करेगा तो 4 × 3 = 12/2 6 आ जाएगा। अब हमारा काम हो गया। ठीक, अब हमारा काम हो गया, और आपको भी ये बात देखिए कैसे सोचना होगा। हमने 3/2 यहां लिया, तो कैसे लिया, क्या सोच के लिया, तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट यहां 3 से गुणा कराएंगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 का क्यूब कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। कहीं ना कहीं गड़बड़ है, यहाँ 6 है, ऊपर 3 से गुणा कराने पे 6 हो रहा है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि यहां से 2 हटाना पड़ेगा, और उसी 2 को हटाने के लिए मैंने नीचे 2 से भाग दे दिया। ठीक, उसी तरीके से ये 3 अगर ऊपर आएगा तो 3 से इसको तो कटा के 3x ले लेगा, लेकिन जब तक ये 2 नहीं आएगा तब तक इसके 2 को हटाता नहीं, तब तक मेरा ऐसा सेट होता नहीं। तो मेन टारगेट क्या है, ऐसा सेट करना, जैसा मैं अभी सर्कल करके ये वाले दिखाया आपको। ठीक, अब हमारा काम हो गया। अब हमारा काम हो गया क्या, हमको अब a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देना है। तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3ab × 3a + b। हमारे पास भी वही बात है, ऐसा ही कुछ। देखिए हमने उसी को सेट कर दिया, तो a + 1/a, यानी ये वाले फॉर्मेट का, इस वाले फॉर्मेट का मान यहां दिया हुआ है। देखिए तो 3x + 1/3x बराबर 6, और यही तो हमको चाहिए था। तो जब वो दिया हुआ है तो हमने 6 का क्यूब कर दिया। ये वाला हमसे पूछा है हमारे प्रश्न में। ठीक, 3 × 3x, 3x a और b का मान जो वो रखा कट गया, ये 6 रह गया यहाँ पे। अब आप इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 198। ये तो था बेसिक अप्रोच लेने का। अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट सोचते हैं तो आप इसी को विदिन सेकंड कैसे बनाएंगे कि ऐसा वाला टर्म तक तो आपको ये यही पूछ रहा है आपसे, तो आपको ऐसा बनाना था। ऐसा आपने बना लिया है कि 3x + 1/3x। ठीक, और इतना बराबर दिया है 6। इसी को तो कैलकुलेट करना था हमें ऐसे के फॉर्म में। ठीक, तो ऐसा करना हो तो उस स्थिति में होता है कि जो ये मान दिया हुआ है इसका क्यूब कर दीजिए, जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं इसका क्यूब कर दीजिए और -3x कर दीजिए। तो 216 का क्यूब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा,
6 का क्यूब कीजिएगा 216, और 216 माइनस 3x का मतलब क्या, 3 तो है, x की जगह पे कौन सा वैल्यू है, यही ना, क्योंकि इसी का क्यूब कर रहे हैं तो यही x की जगह पे, तो इंटू 6 कर दिएगा, घटाइएगा तो 198 आएगा। तो दोनों अप्रोच आपके पास है, जैसा आपको सही लगे वो ट्राई कर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है 17, दिया है एक फिगर आपके सामने दिया है इस तरीके का, ठीक, इस तरीके का एक फिगर दिया आपके पास, और आपसे पूछा है BD का मान। किसका मान पूछा है आपसे, BD का मान पूछा है। तो ये एक, अगर आप ज्योमेट्री पढ़े होंगे सर्कल में तो आपको ये एक इक्वेशन मिला हुआ होगा, ये कि DE स्क्वायर यानी जो टेंजेंट लाइन है, जो स्पर्श रेखा है, उसका स्क्वायर बराबर होता है किसके किसके, तो उसका स्क्वायर बराबर होता है DB, यानी ये बाहर वाले लाइन DB यानी इसके स्क्वायर के बराबर प्लस में इस टोटल लाइन के बराबर, ठीक। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि DB इंटू AD, DB ये वाला लाइन जो इतना है और AD यानी ये पूरा लाइन, ठीक। तो अगर आप करिएगा मल्टीप्लाई तो इसका मान यहाँ नीचे 10 दिया, मैंने टोटल ये मान लिया x, ये था 10, ठीक है। तो AD टोटल हो गया x प्लस 10, यहाँ x रखा BD के जगह पे, x प्लस 10 रखा, 12 का स्क्वायर किया 144। अब ये आपका एक समीकरण बनेगा, यहाँ से कैलकुलेट किया तो एक मान आएगा -18 और एक आएगा 8। कोई भी लंबाई जो वो माइनस में होगा नहीं नॉर्मली, ठीक, क्योंकि हम यहाँ फिजिक्स नहीं पढ़ रहे वेक्टर चैप्टर, ठीक। तो यहाँ से 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। तो अगला प्रश्न है 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए हो जाता है, तो मूलधन बताइए, ठीक है। आपको मैंने ये तरीका पहले भी बताया, ठीक, कि कभी भी पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष या 65 दिन, 67 दिन, 56 दिन, किसी का भी निकालना हो तो आपके पास बहुत टाइम नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं, एक अप्रोच लेके चलिए, ठीक है। तो हमने जैसे कहा है ना कि क्रैमूल हमेशा 100% होता है, उसी तरीके से अपना मूलधन जो है वो हमेशा 100% काउंट किया जाता है, ठीक। तो जो भी आपको ब्याज लगेगा वो 100% पे लगेगा, अगर आपका मूलधन डायरेक्ट नहीं दिया है प्रश्न में तो, ठीक। अब आप करें क्या कि 100% पे 10% अगर ब्याज लगाते हैं तो 10% हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपए पे 10% का ब्याज 10 रुपया होता है, और 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं, वही यहाँ पे कराइएगा दोनों तरफ, ठीक। तो 10%, लेकिन इस पे भी ब्याज लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो यहाँ 10% पे अगर 10% ब्याज लगा तो 1/10, तो ये कितना हो जाएगा 1। अब देखिए ये वाला जो है वो सिर्फ दूसरे वर्ष का है, ये जो है सिर्फ पहले वर्ष का है, और टोटल जो है वो कुल 2 वर्षों का है। हमसे पूछा प्रश्न में सिर्फ दूसरे वर्ष का, तो दूसरे वर्ष का ब्याज इसमें दिया हुआ है कितना, 132 रुपए, कितना 132 रुपए, और प्रतिशत में देखें तो कितना आ रहा है 11%, यानी 11% किसके बराबर है 132 के, यानी 1% किसके बराबर होगा 12 के। और पूछ रहा है कि हमारा मूलधन कितना था, यानी हमारे पास पैसा कितना था, तो पैसा था 100%, तो 100 से गुणा कर दिए 12 में, 1200 रुपये हमारा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट या व्हाट्सएप दोनों के माध्यम से हमसे संपर्क करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि समीकरण x² + kx + k बराबर 0 हो, 0 के 2 असमान और वास्तविक मूल हो, तो इनमें से किसका अनुसरण करेगा। अब देखिए ये जो मैंने लिखा आपको इसलिए लिखा है कि अगर आपको ये प्रश्न बार बार छूट जा रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो जो भी प्रश्न इससे संबंधित बनते होंगे वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। दूसरा ये बनेगा कैसे, तो यहां मैंने इसको नीचे बनाया, देखिए कैसे इसके 3 टर्म बनते हैं। एक कि जब हमारा दिया हुआ रूट जो हमारा दिया हुआ रूट हो वो क्या हो, वास्तविक और असमान हो। तो d यानी d यहाँ पे क्या है, d जो b² - 4ac होता है, ठीक। तो इस d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है। अगर हमारा दिया हुआ रूट जो है वो रियल और इक्वल हो, यानी वास्तविक और समान हो, तो d बराबर 0 होता है, ठीक है। और अगर इमेजनरी हो हमारा रूट तो d 0 से छोटा होता है, यानी नेगेटिव में मान जाएगा d का स्थिति में, क्योंकि 0 से छोटा माइनस ही होता है, ठीक। अब देखिए इसको बनाइएगा कैसे, d बराबर हमने पहले ही बताया आपको कि d बराबर होता है b² - 4ac, ये बड़ा है किससे 0 से। अब b की जगह पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन का फॉर्मेट है, यहां मैं लिख देता हूं आपको कि x² + kx + k, यही है ना, बराबर 0, यही है। तो b का मान इसमें कितना दिया है k, हमने k² कर दिया, -4ac, 4 की जगह पे 4, a की जगह पे कितना दिया है, x के पहले कुछ नहीं है तो 1 है,
ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मेट बनता ही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो बी की जगह पे के दे दिया इसलिए के रख दिया। ठीक है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं 1, और सी की जगह पे के दिया के रख दिया हमने, ये 0 से बड़ा है। तो आप जब इसको कॉमन लीजिएगा तो आएगा के इंटू के माइनस 4, और जो कि 0 से बड़ा है। अब एक बात बताइए, 0 से बड़ा है, ठीक, 0 से बड़ा है तो के का मान 0 से बड़ा है, एक बात तो तय हो गया। अब देखिए k माइनस 4 ऐसा लिखने में क्या लॉजिक है, ये वाला लाइन, तो इसी को आपको समझना है। एक बात तय है कि k का मान 0 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जैसे ही अगर k का मान 0 करेंगे, जैसे ही k का मान 0 करिएगा टोटल मान 0 हो जाएगा, और जैसे ही टोटल मान, अब ये टोटल मान किसका आया था, d का, तो जैसे ही d 0 होगा तो वो रूट रियल और अनइक्वल ना होकर के रियल और इक्वल हो जाएगा, जैसा कि प्रश्न में नहीं दिया, इसलिए k का मान 0 तो होगा नहीं, तो 0 से बड़ा होगा, क्योंकि जैसे ही माइनस लिख देते तो d माइनस में आ जाता है, और माइनस में आते ही वैल्यू इमेजिनरी हो जाता है, इसलिए यहाँ इसको भी लिख रखा है। तो k का मान 0 से बड़ा है, इतना तो तय हो गया ये बात। अब देखिए k माइनस 4 बराबर, k माइनस 4 यहाँ 0 दिया है, ठीक, इधर, तो ये ऐसे है अभी हमारे पास। अब एक बात बताइए कि अगर k का मान 1 रखते हैं तो माइनस में आंसर आ जाएगा, माइनस में आते हैं हमारा रूट इमेजिनरी हो जाएगा, अनइक्वल और रियल रह ही नहीं जाएगा। 2 रखते हैं तो भी, 3 रखते हैं तो भी माइनस में आएगा, और 4 रख दिए k का मान तो 0 हो जाएगा। 0 होते ही हमारा जो रूट है वो रियल और इक्वल हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन में रियल और अनइक्वल बोला है। तो यही वजह है कि k का मान क्या होगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। क्या होगा, 4 से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा। क्लियर है? मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 20 के तरफ। अगला प्रश्न है, यदि क्रैमूल दुगना कर दिया जाए तो लाभ का चौथाई हो जाता है। अब देखिए इस प्रश्न में थोड़ा सा फॉल्ट है। इस प्रश्न में जो मैं पढ़ रहा हूं, यदि क्रैमूल दुगना कर दिया जाए, तो वो क्रैमूल नहीं है, वो विक्रैमूल है। क्या है? विक्रैमूल। यानी यदि विक्रैमूल दुगना कर दिया जाए तो लाभ का चौथाई हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, अब इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला बात कि प्रश्न में लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो लाभ होगा तो विक्रैमूल में से क्रैमूल घटेगा। ठीक है, अब क्या कहा है क्वेश्चन में, कि क्वेश्चन में हमसे यह कहा गया कि यदि हम अपना विक्रैमूल दुगना कर दे, विक्रैमूल को मैंने दुगना कर दिया यहां पे, ठीक है, तो लाभ 1/4 हो जाता है। तो लाभ कैसे निकलेगा? तो क्रैमूल को घटाना होगा, उसमें से क्रैमूल घटाया तो ये जो टोटल टर्म है, ठीक है, ये कैसा हो जाता है? लाभ के 1/4 हो जाता है। ठीक है, ये इधर भी लाभ हमने निकाला है, तो यानी इसके बराबर हो जाता है। ये क्लियर रहा इतने तक? अब इससे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर आपका कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा। यहां वही बात हमने लिखा भी है कि प्रश्न में क्रैमूल की जगह पे विक्रैमूल ट्राई करना है। ठीक, बढ़ते हैं आगे। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकाला जाता है? क्योंकि देखिए यहां से रेशियो में आएगा एसपी और सीपी का, तो हमारे पास विक्रैमूल है 3 के अनुपात में और क्रैमूल है 2 के अनुपात में, तो लाभ कितना हो जाता है? 1 हो जाता। तो 1, और कोई भी लाभ यहाँ नहीं काउंट किया जाता है क्रैमूल पे, तो गुणे 2 और गुणे 100 कर दीजिएगा, तो यहाँ से 50% आएगा। ये बात समझ रहे होंगे आप। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 41 की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न संख्या हमारा है 41। इसमें 2-3 प्रश्न है जो फिजिक्स के हैं। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 38, 39, ठीक, तो आप मुझे ये क्वेश्चन मैसेज कर देंगे, मैं उसको भी आपको बना करके सेंड कर दूंगा। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 41 की तरफ। अगला प्रश्न है कि कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल, क्या? कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है। वो टुकड़ा कहां रखा हुआ है? एक मेज के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, कांच के टुकड़े और मेज की भुजा के बीच 9 सेंटीमीटर की दूरी है। यहां जो चौड़ाई शब्द लिखा है वो वही है कि इनके बीच का जो अंतराल है वो 9 सेंटीमीटर का चारों तरफ से है। ठीक है, तो पूछा है कि मेज की लंबाई क्या है? क्या पूछा है? मेज की लंबाई क्या है? ठीक, तो ये फोटो हो गया आपके टेबल का, और ये उस पे कांच का टुकड़ा रखा हुआ है जो वर्गाकार है। अब बताइए कि क्षेत्रफल दिया है तो इसका एक साइड निकाल सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 1225, तो भुजा बराबर 35। ठीक, तो यानी कि जो हमारे पास हमारा वर्ग है, अंदर वाला जो कांच का टुकड़ा है, उसका एक भुजा कितना है? 35 है। कितना है? 35 है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं आपको। ठीक, अब कह रहा है कि ये जो कांच रखा हुआ है और ये जो किनारा है मेज का, इसके बीच का गैप है 5, इसके बीच का गैप है 9, चारों तरफ से ये 9। ठीक, इधर ये 9, इधर ये 9। ठीक है, तो एक बात पे देखिए कहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, तो किसी को भी लंबाई कंसीडर कर सकता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि ये लंबाई नहीं हो सकता, ये लंबाई होगा, केवल कोई भी लंबाई काउंट कीजिए। तो ये अपना इसका 35 हो गया,
अपना कितना हो गया 35, और इधर जो चारों तरफ 9 मीटर का गैप है, तो 35 और 9 जोड़िएगा और फिर नीचे वाला 9 जोड़िएगा तो इसकी लंबाई आ जाएगी। ठीक, तो अब जब लंबाई आएगा कितना 53 सेंटीमीटर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 42 नंबर। ठीक है, 42 नंबर प्रश्न जो यहाँ पे दिख रहा है वही है। तो इस तरह का प्रश्न मैंने पीछे भी बताया कि कैसे बनाया जाता है। ठीक, सबसे पहले लास्ट से शुरू करते हैं। किधर से? लास्ट से। जैसे 144 का वर्ग कितना तो हो जाएगा इसका 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12, और 12 को 109 में जोड़ दीजिए तो 12 और 109 जोड़िएगा तो आएगा 121। 121 का वर्गमूल कितना होगा तो 11 होगा। ठीक है, अब क्या कीजिए कि 11 को 180 में या माइनस दिए तो घटा दीजिए, घटाएगा तो आएगा 169, और 169 का वर्गमूल कितना होगा 13। ठीक है, अब 13 को 157 में घटाइए क्योंकि माइनस दिया हुआ है, तो घटाएगा तो आएगा 144, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 43 की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 11 के पावर 4 और उसका पावर 2 है, गुणे 1/1331 का होल स्क्वायर गुणे 11 प्लस 21 समान क्या होगा। तो आप इसको एज इट इज, जैसे मैंने क्या किया कि 11 का 11 रख दिया और 11 का पावर 3 कीजिएगा तो वो हो जाता कितना 1331, वही मैंने करके यहाँ स्क्वायर रखा है। आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये बचेगा 11 और ये 11, 11 11 गुणा कीजिएगा 121 और उसमें 21 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 132 मैंने लिख दिया। ठीक, कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 44 की तरफ। दे रहा कि घन का विकर्ण क्या दे रहा है, प्रश्न दे रहा है कि 23√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर, किसको, घन को। अब घन में आपको पता होगा जैसे कि सभी भुजाएं, चाहे उसकी लंबाई हो, चौड़ाई हो या फिर ऊंचाई हो, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल डायग्राम होता है। ठीक, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो कह रहा है कि घन को पिघलाकर, और कैसा घन, जिसका विकर्ण है 23√3, पिघला करके एक घना बनाया गया। ठीक है, जिसकी ऊंचाई उतनी ही होगी जितना घन की एक भुजा है। ठीक, यदि घनाभ की लंबाई, पूछा ऊंचाई कितनी होगी, यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है। ठीक है, और घनाभ की चौड़ाई दिया हुआ है, क्योंकि देखिए है क्या कि घन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है। ठीक, अब देखिए जैसे विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आयत में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी तरीके से जब घनाभ में जाइएगा तो एक चीज बढ़ जाता है ऊंचाई, तो उसमें क्या होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर रूट के अंदर में, वही मैंने यहाँ पे करा है। तो जो घन का फॉर्मूला होता है वही घनाभ का फॉर्मूला होता है, बस अंतर क्या है कि घनाभ में सारी भुजाएं बराबर और घन में सारी भुजाएं अलग अलग। तो यहां से कीजिएगा तो घन का विकर्ण आएगा आपका √3a, और √3a कितने के बराबर दिया है 23√3, तो √3 से √3 कट जाएगा, a बराबर कितना आ गया 3, यानी घन की एक भुजा कितनी है 23 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि घनाभ का क्या क्या दिया हुआ है, तो घनाभ का दिया हुआ है चौड़ाई, और घनाभ की लंबाई जो है वो घन के भुजा के बराबर है। अब एक बात बताइए कि किसको पिघलाया गया है, घन के आयतन को। ठीक है, किसको, घन के आयतन को। तो जब भी कोई चीज पिघला करके और उसी मटेरियल से दूसरा चीज बनाएंगे तो उनका आयतन हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, आयतन हमेशा सेम होगा। ठीक, जैसे आप प्रश्न देखते हैं ना कि एक गोले को पिघला करके बेलनाकार पाइप बनाया गया, तो उस स्थिति में भी दोनों का आयतन हमेशा क्या होता है, इक्वल। उस ठीक इस प्रश्न में भी घन का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, घनाभ के आयतन के। तो घन का आयतन दिया हुआ है, क्या घन का आयतन होता है 1 तो वही 1 की जगह पे ए 3 अलग अलग, तो 23 हमने लिख दिया क्योंकि कटाने में हमें आसानी हो जाएगी। ठीक, घनाभ का आयतन क्या होता है LBH, यानी लंब गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई, ऊंचाई और आधार जो होता है। ठीक, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये भी कह सकते हैं। तो लंबाई तो हमें पता है कि घन के एक भुजा के बराबर ही है, तो 23 रख दिया। चौड़ाई प्रश्न में 11.5 दिया, तो 11.5 को हम 23/2 लिख सकते हैं, और h यही हमसे पूछा है, कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आएगा 46। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 45 की तरफ। अगला प्रश्न है कि 421 में अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी। क्या पूछा है, 421 में अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी। अनुगामी शून्य, अनुगामी का मतलब पता है क्या होता है, फैक्टोरियल। आपने फैक्टोरियल में जैसे कहा था ना कि 5 फैक्टोरियल लिखिए, तो आप इस तरीके से लिखते हैं, और इसका मतलब हो जाता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक, तो ये प्रश्न भी वही कह रहा है कि 421 में अनुगामी शून्य की संख्या क्या होगी। अब आप अगर शून्य का संख्या निकालना जानते होंगे तो क्या किया जाता है
कि जैसे मान लीजिए 25 दे दिया और 25 फैक्टोरियल दे दिया, पूछेगा इस शून्य की संख्या क्या होगी, तो आप इसको 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे 22 ऐसे ऐसे लिख के तोड़ते हैं, ठीक। और आप इसमें ढूंढते हैं दो चीज कि 2 और 5 का गुणा कितना बार बराबर बराबर है, क्योंकि जब तक 2 और 5 नहीं आएगा तब तक 0 आएगा ही नहीं। आपको कभी भी मल्टीप्लाई में अगर बेसिक रूट देखें तो वहां पे 2 और 5 जब जब जुड़ेगा तब तब 0 लाएगा, ठीक है। कुछ लोगों के दिमाग में जा रहा होगा कि सर 5 और 4 भी जुड़ेगा तो 0 लाएगा, तो कितना 0 लाएगा, एक ही 0 लाएगा ना, और 2 और 5 भी एक ही 0, और 4 जो है वो 2 का ही मल्टीपल है ना। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि जब भी 5 और 2 एक साथ जुड़ेगा तो क्या लाएगा, एक 0 लाएगा, ठीक। उसी तरीके से इस प्रश्न में जब आप 421 को तोड़िएगा, क्या कीजिएगा, 421 को तोड़िएगा तो 2 की संख्या और 5 की संख्या जितनी बार बराबर रहेगी उतने 0 की संख्या हो जाएगी। अब इसको तोड़ने का एक तरीका क्या है कि कुछ लोग 2 की संख्या निकालेंगे और 5 की भी नहीं, अब 5 की संख्या सिर्फ निकाल लीजिए, क्योंकि 2 की संख्या उससे ज्यादा बार आएगी और उस 2 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस प्रश्न को बनाने का तरीका क्या होगा कि 421 को आप 5 से डिवाइड करते जाइए, ठीक है, और जितनी बार में एग्जैक्ट कट रहा है उतना बार लिखिए, जो बाकी रिमाइंडर बच जाता है उसको अवॉइड कर दीजिए। जैसे 420 को अगर 421 को ले जाएगा तो ये 420 तक कटेगा, एक बच जाएगा, उसको अवॉइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये 84, और उसी तरीके से कीजिएगा तो फिर 5 से, तो 5 से कीजिएगा तो 84 तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, लेकिन उससे एक कम बार में 80 तक कटेगा तो 16 लिखिए। फिर उसी तरीके से कीजिएगा तो 16 नहीं कटेगा, 15 तक जाएगा, तो यहाँ 3 लिखिए। अब देखिए ये जो नीचे वाले डेटा आ रहे हैं 84, 16 और 3, यही शून्यों की संख्या होंगे, किसका, शून्य का संख्या यही होगा, इसको जोड़िएगा तो आएगा आपका आंसर 103, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 46 के तरफ। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 1512 रुपए में बेचने पर उसी वस्तु को 879 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य बताएं, ठीक है। एक बात यहां पे ध्यान देंगे आप, क्या कह रहा है कि एक बार फिर से प्रश्न को देखिएगा, किसी वस्तु को 1512 रुपए में बेचने पर, फिर क्या कर रहा है, उसी वस्तु को 879 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ, यानी पहली स्थिति में लाभ हो रहा है, और लाभ होगा तो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। जबकि दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है, दूसरी स्थिति में हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो हो जाएगा सीपी माइनस एसपी, यानी क्रैमूल माइनस विक्रैमूल, ठीक है। और हमने यहाँ पे क्रैमूल तो हमें पता नहीं है, तो क्रैमूल हमने क्या मान लिया, ये एक्स, क्या मान लिया, एक्स, ठीक है। अब यहां से जब आप विक्रैमूल माइनस क्रैमूल कीजिएगा, विक्रैमूल कितना दिया पहली स्थिति में, तो दिया है हमारे पास विक्रैमूल 1512 रुपए, माइनस एक्स यानी क्रैमूल घटाएगा तो क्या आएगा, लाभ आएगा, क्या आएगा, लाभ आएगा, ठीक। अब ये लाभ किसके बराबर है ये ध्यान देंगे, तो कह रहा है कि अगर हम अपना वस्तु 879 में बेचें तो ये लाभ बराबर हो जाएगा किसके, हमारे हानि के, ठीक। तो हमने यहां पे क्या किया, क्रैमूल से अपना विक्रैमूल घटाया, यानी हानि हुई कितने प्रतिशत की, 11% की, और यही बात हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये और ये आपस में क्या हो गए, सेम हो गए, ठीक। अब इसको जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो जो आपका x का वैल्यू आएगा वही क्रैमूल होगा, तो क्रैमूल कितना हो गया, 1179 रुपए, कितना, 1179 रुपए। अगला प्रश्न है 47। अगला प्रश्न है कि 4:5 का प्रतिलिपि अनुपात क्या होगा, तो प्रतिलिपि अनुपात किसको कहते हैं, रेसिप्रोकल रेशियो को, किसको, रेसिप्रोकल रेशियो को। अब रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब क्या है, जैसे 5:4 दिया तो उसका रेसिप्रोकल होगा 4:5, अगर दिया 3:2 तो उसका रेसिप्रोकल अनुपात क्या होगा, अपोजिट यानी इनवर्स जिसको कहते हैं, तो वो हो जाएगा 2:3। तो उसी तरीके से प्रश्न में दिया था 4:5 तो उसका हो जाएगा 5:4, ठीक है। अगला प्रश्न है 48। तो अगला प्रश्न 48 क्या है कि बिंदु -2, -6 का y अक्ष पे प्रतिबिंब क्या होगा, y अक्ष पे इसको प्रतिबिंब चाहिए, तो y अक्ष पे इसका प्रतिबिंब क्या होगा, ये ऐसे है, अगर y अक्ष पे लेंगे तो इसका प्रतिबिंब इधर बन जाएगा, ठीक। ये आपको मैं किसी दिन पूरा वीडियो डाल करके और बता दूंगा। सबसे पहले आपको मैंने पिछले दिन बताया था कि किस क्वाड्रेंट में रखेंगे, पहले ये जानना जरूरी हो जाता है। तो -2 और -6 कल के वीडियो में मैंने बताया, अगर आपने देखा होगा तो, कि क्वाड्रेंट कैसे दिखाया जाता है, इसमें सब पॉजिटिव, इसमें x क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि y वाला लाइन ये वाला कंसीडर किया जाता है, ये पॉजिटिव लाइन है y का, और ये x का नेगेटिव है इसलिए x माइनस किया जाता है, ठीक। अगर आपको यहां से दिक्कत लगेगा तो आप पिछला वीडियो जाके देखिएगा इस प्रश्न के लिए, ठीक। आप वहां से ज्यादा डिटेल में समझ जाएंगे, और उतना टाइम यहां दे करके वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उतना टाइम दे नहीं सकता मैं यहाँ पे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 49 की तरफ। पूछा है कि स्लोप क्या है,
यानी बिंदु दो पॉइंट दिए हुए और उनको मिलाने वाली रेखा का स्लोप पूछा है इसने। अब देखिए कि वो बिंदु हैं क्या, जैसे यहां पे आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। एक है कि 3, -4, तो ये होता है प्लस में, ये होता है प्लस में, ये होता है माइनस में और ये भी होता है माइनस में। ये होता है y और ये होता है x, इसका उल्टा ये भी x और ये भी y, लेकिन माइनस में, ये भी माइनस में। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, दो बिंदु है, एक 3, -4। मैंने पहले भी बोला है जैसे कि 3, -4 लिखा है तो पहला x का टर्म है, दूसरा y का टर्म है। तो 3, -4 यानी x पे 3 चल दिए, y पे कितना चलना है, -4। तो y पे मान लीजिए यहाँ 4 आ रहा है, माइनस वाले पे, यानी इन दोनों का मिलन बिंदु कहीं यहाँ होगा, इस पॉइंट पे जहां भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ठीक, दूसरा क्या दे रहा है, तो दूसरा दे रहा है कि 5, 2, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो x में 5 चलना है, 4 तक तो यहां चले थे, ठीक, 3 तक यहां चले थे x पे, तो 5 कहीं इधर होगा यहां पे। ठीक, ये हो गया। अब किसका कह रहा है, y का, y पे कितना 2, पॉजिटिव चलेगा क्योंकि पॉजिटिव दिया, यानी कि इन दोनों का कहीं ना कहीं मिलान बिंदु यहां होगा। ऐसे मिला के देखा जाता है, ऐसे इधर से चला दिया, इधर से चला दिया, तो ये मिलान बिंदु। ठीक, तो इसी का स्लोप पूछ रहा है, इन दोनों के पॉइंट का, इन्हीं का स्लोप पूछ रहा है, ये जो लाइन डार्क कर रहा हूं मैं। ठीक, तो स्लोप होगा क्या, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या कि y का डिफरेंस यानी डेल्टा y और डेल्टा x दोनों का अगर आप इज टू कर दीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका स्लोप, यानी y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब देखिए आप कैसे इसको रख सकते हैं, पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो x1 y1 रख लिया, फिर पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, तो x2 y2 रख लिया। ठीक, तो y2 - y1 कीजिएगा, उसी तरीके से x2 - x1 कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 6/2, यानी स्लोप कितना हो जाएगा 3। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या। अच्छा, अगला प्रश्न देखिए 50 प्रश्न इसमें क्या दिया हुआ है। इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है आंसर को लेकर के, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या, लड़कों के एक समूह में 25 वॉलीबॉल खेलते हैं। यहाँ डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, ये हो गया 25 वॉलीबॉल खेलते हैं, थोड़ा छोटा बनाते हैं इसको, 25 वॉलीबॉल खेलते हैं। ठीक, आगे कह रहा है कि 20 बैडमिंटन खेलते हैं, 20 बैडमिंटन खेलते हैं और 10 क्रिकेट खेलते हैं। ठीक, 10 क्या खेलते हैं, क्रिकेट। कह रहा है कि 5 लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये तीनों डायग्राम जो है एक दूसरे को कट करेगा, ऐसा बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही हो। अब देखिए तीनों का हिस्सा कहाँ आ रहा है, तो ये जो डार्क वाला सर्कल आ रहा है ये तीनों का हिस्सा आ रहा है, और वो कितना है, तो मैंने लिख दिया ये 5 है, आप इसको समझेंगे। ठीक, क्या होगा, 5 है वो। इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि 8 लड़के इन खेलों में से कम 2 खेल खेलते हैं। कितने, कम से कम 2 खेल खेलते हैं। ठीक, कितने लड़के, 8 लड़के। 8 लड़के ऐसे हैं जो कम से कम 2 खेल खेलते हैं, यानी वो 3 खेल खेलने वाले भी हो सकते हैं। तो 5 लड़के तो हमको पहले से मिल गए जो तीनों खेल खेलते हैं, तो वो दोनों खेल भी खेलते होंगे। टोटल जो खेल खेलता है, मान लीजिए क्रिकेट भी, वॉलीबॉल भी और बैडमिंटन भी, तो वो बेशक है वॉलीबॉल और क्रिकेट, या फिर वॉलीबॉल बैडमिंटन, या फिर बैडमिंटन क्रिकेट खेलेगा। ठीक, तो 5 हो गए। और कह रहा है कि 8 लड़के ऐसे हैं जो ये 2 खेल कम से कम खेलते हैं। तो एक लड़का ये हो गया, एक लड़का इसमें से हो गया, एक लड़का इसमें से। ठीक, अब जोड़िए तो टोटल 8 लड़के हो गए, 5 लड़के बीच से, एक लड़का ये वाला, एक लड़का ये वाला, एक लड़का ये वाला, यानी ये टोटल 8 लड़के हो गए जो क्या खेलते हैं, तीनों खेल खेलते हैं। और ये बीच वाला 5 लड़के हो गए जो 3 खेल खेलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए क्या दिया था कि कौन किसकी संख्या कितनी है। इसकी संख्या दिया था 25, ठीक है, वॉलीबॉल की। बैडमिंटन वाले का दिया था 20 और इसका दिया था 10। कितना दिया था, 10 दिया था। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप कि इसमें से आपके कितने लड़के निकल गए, 5, एक 6 और एक 7। ठीक है, तो 7 लड़के निकल गए। तो ये वाले हिस्से में कितने लड़के बचे जो कोई एक गेम खेलते हैं। 25 में से 7 लड़के तो निकल गए कि या तो 2 गेम खेलते हैं या फिर 3 गेम। तो एक गेम केवल क्रिकेट खेलने वाला, सॉरी केवल वॉलीबॉल खेलने वाले 25 लड़कों में से 18 लड़के ऐसे बचे जो सिर्फ वॉलीबॉल खेलते हैं। उसी तरीके से इसमें इन 20 लड़कों में, तो ये 20 लड़कों में बैडमिंटन खेलने वाले लड़के हैं। इसमें से ध्यान दीजिएगा 5, एक 6 और एक 7, यानी 7 लड़के ऐसे हैं जिसमें या तो वो 2 गेम खेलते हैं या फिर 3 गेम खेलते हैं। ठीक, तो अब 7 लड़के निकल गए तो कितने लड़के बचे, 13 लड़के। इधर इसमें से 25 में से गया तो 18 बचे, इसमें से 13 बचे। उसी तरीके से नीचे वाले में देखिए कि 1 और ये 5 6 और ये 7, ये 7 लड़के 10 में से निकल गए,
10 में से 7 लड़के निकल गए तो 3 लड़के बचे जो केवल और केवल क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसे कितने लड़के हैं जो केवल एक गेम खेलते हैं? तो 18 + 13 + 3, तो 18 13 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 31, और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 34। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उचित आंसर कितना होना चाहिए था? 34। कितना होना चाहिए था? 34, जो कि मुझे सही लगता है। ठीक, और बाकी इस प्रश्न में ये ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक, लेकिन आंसर यही होना चाहिए। ठीक, बाकी आप लोग भी इसे देख लेंगे और कहीं डाउट हो तो फिर आपको मैंने नंबर दे रखा है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।